नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी उपचुनाव का शोर, जातियों पर जोर। जी हाँ, चुनाव कोई सा भी हो, जाति समीकरण हर चुनाव में अहम माने जाते हैं। राजनीतिक दल भी इन समीकरणों को साधने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। प्रदेश में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी जाति समीकरण को साधने में बीजेपी और कांग्रेस जुटी है। विजयपुर में जहां दोनों दल आदिवासियों को लुभा रहे हैं, तो बुधनी में किरार समाज पर फोकस है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि इस बार इन वर्गों को कौन साध पाएगा और कौन सा दल इन जाति समीकरणों में उलझ कर रह जाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। किसके पक्ष में बैठेंगे जाति समीकरण? बुधनी और विजयपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में जाति समीकरण जीत और हार का फैसला करेंगे। जो इन समीकरणों को साधने में कामयाब होगा, उस पार्टी का इन दोनों सीटों पर कब्जा होगा। लिहाजा प्रत्याशी चयन से लेकर तमाम रणनीति इन्हीं समीकरण के इर्द गिर्द बीजेपी और कांग्रेस ने बनाई है। अगर विजयपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। लिहाजा गुरुवार को जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने यहाँ जनसभा की, तो आदिवासियों के सहारे कांग्रेस को घिरा। इतना ही नहीं, सीताराम आदिवासी को भी साथ कर बीजेपी ने इस वर्ग को लुभाने की कोशिश की। वही बुधनी सीट पर किरार समाज का दबदबा है। इस सीट से पूर्व विधायक शिवराज सिंह चौहान भी इसी वर्ग से आते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ से ब्राह्मण समाज से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है और अब बीजेपी दावा कर रही है इस बार भी दोनों सीटों पर उसे सभी वर्गों का साथ मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। और जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकारें करती हैं। ये विजयपुर में भी आशीर्वाद देने वाले और बुधनी में भी, जहाँ पर जो है प्रत्येक जनता भारतीय जनता पार्टी को लाड़ प्यार दुलार, स्नेह और आशीर्वाद देने का काम कर रही है। अब बात कांग्रेस की करें तो उसका फोकस भी जातीय समीकरणों को बैठाने पर है। इसलिए बुधनी में उसने किरार समाज से आने वाले राजकुमार पटेल पर दांव खेला और विजयपुर में रामनिवास रावत के सामने आदिवासी चेहरे मुकेश मल्होत्रा को उतारा और अब कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो चुनावों का जो रिजर्वेशन होता है वो भी जातिगत आधार पर होता है और हम चाहते हैं कि देश में सभी जातियों को उनका अधिकार मिले और जातिगत जनगणना की भी हम बात करते हैं। और यदि वहाँ पर किरार समाज के ज़्यादा मतदाता हैं, जो किरार समाज के कैंडिडेट की तरफ उनका ध्यान है, तो इन सबको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किरार समाज से कैंडिडेट उतारे हैं बुधनी में। और हम चाहते हैं कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व में भी मिले और सभी जातियों को उनका अधिकार भी मिले। विजयपुर विधानसभा में 2,55,000 मतदाता है। इनमें से तकरीबन 65,000 यानी कि 20% से अधिक मतदाता आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो ये तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि कौन यहाँ विधायक बनेगा। तो बुधनी में 2,44,000 वोटर्स हैं, जिनमें से किरार मतदाताओं की संख्या 40 से 45,000 है, जो जीत और हार में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लिहाजा देखना होगा कि कौन सी पार्टी जातीय समीकरणों को साधते हुए इन दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। तो जाति, जो नई जाति वो जाति, और ये हम देखते हैं कि भले मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाए कि जातिगत समीकरण उतने इफेक्टिव होते नहीं हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि सारे राजनीतिक दल उस जमावट पे करने को मजबूर हो जाते हैं। ये हमको विजयपुर में भी देखने को मिल रहा है और ये हमको बुधनी में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका कारण निकाले जाए? और जो कैंडिडेट दिए हैं कि अगर बीजेपी की बात करें तो किरार जो बहुल सीट है उसमें ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, और जो आदिवासी बहुल सीट है वहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार आदिवासी और बीजेपी का रावत। देखिए मनोज जी, अभी तक तो हमको ये जानकारी थी कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे जातिगत राजनीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश में पहले ऐसा नहीं था।
लेकिन जिस तरह से जाति राजनीति शुरू हो गई मध्य प्रदेश में, ये बड़ा दुखद है। बहुत से मुद्दे होते हैं चुनाव में उतरने के लिए पार्टियों के पास, आम जनता से जुड़े हुए, आम मतदाता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, लेकिन अगर पूरा जो जोर है वो जातिगत आधार पे होने लगे तो ये कहीं ना कहीं दुखद मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। ये ठीक है कि अगर 50,000 मतदाता हैं 2.5 लाख की विधानसभा में, तो ये जरूरी थोड़ी कि पूरा के पूरा 50,000 जो किरार है या आदिवासी है वो किसी एक पार्टी को चूंकि उसका प्रत्याशी खड़ा हुआ उसको दे दे और सारे वोट डालें, ये भी जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के लोग वोट डालें। फिर उनमें से बहुत से भाजपाई भी होंगे, बहुत से कांग्रेसी होंगे, बहुत से समाजवादी पार्टी को पसंद करते होंगे। तो ये एक बड़ा विचित्र टाइप की स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि हम जाति के आधार पे अपना कैंडिडेट खड़ा करें और फिर उस जाति के पूरे वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का बाहुल्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है आदिवासियों की, और उनके उत्थान के लिए अभी तक क्या किया गया, मुझे तो नहीं लगता कि आदिवासियों की स्थिति में कोई बहुत बड़ा सुधार हुआ हो। जमीन और जंगल जो पैसा कानून अभी लागू हुआ है पिछले 2 बरस पहले मध्य प्रदेश में, वो तो 96 में लागू हो जाना चाहिए। तो आदिवासियों के भलाई के लिए ऐसा कोई काम ना तो कांग्रेस की सरकार तो खैर बहुत लंबे समय से है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अलग बात है कि आदिवासियों के कार्यक्रम में ढोल बजाने लगो, सिर में मोर पंख लगा के नाचने लगो, वो एक अलग नौटंकी है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें शिवराज सिंह बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इस मामले को लेके बहुत संवेदनशील होते थे और इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत भी करते थे। लेकिन अगर आप वास्तव में जनता की भलाई चाहते हैं, उस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो विकास की बातों पे चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि जाति का आधार। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये तथ्य हो रहा है कि अब पूरा जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, लेकिन इसके उलट एक तस्वीर ये भी ना, हमने देश में कई सारे ऐसे नेता देखे हैं जिन्होंने बहुत विकास कराया है, लेकिन जब मामला जाति पर आकर टिका तो वो चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में जो दूसरे लोग हैं उनका मोह भंग हो जाता है कि अगर जाति से ही चुनाव जीतना है तो विकास क्यों कराएं। तो यही तो शुरुआत थी ना, ये शुरुआत थी जो धीरे धीरे अब घर भरती जा रही है। अब वो अंदर तक घुस गई है कि जाति के आधार पे आप राजनीति करो, उसी में आपको फायदा मिलेगा। अब वहां पे रमाकांत भार्गव को खड़ा किया है उन्होंने, तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि पूरा ब्राह्मण समाज रमाकांत भार्गव को वोट दे देगा, या उनके मुकाबले में कोई आदिवासी चेहरा है, मुकेश मल्होत्रा है या जो भी आदिवासी चेहरा है, वो सारे आदिवासी, हाँ विजयपुर से, तो उनको सारे लोग वहां पे चले जाएंगे। तो ये ठीक है कि उनका अपना एक गणित होता है पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि उनका तो एक बात उद्देश्य है कि किसी भी तरह से हमको सत्तारूढ़ होना है, और उसके लिए येन केन प्रकारेण तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रयोगों में से जातिगत जो आधार है वो मुझे लगा है कि सफल होता जा रहा है धीरे धीरे। और जिस तरह से बांटोगे कटोगे, ये सब बातें जो हो रही हैं पिछले लंबे अरसे से, ध्रुवीकरण हो रहा है हिंदुओं का, हिंदुत्व का उफान आ रहा है, मुसलमानों को गाली दी जा रही है, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करती हैं राजनीति में, और उससे हो सकता है कि उनको फायदा हुआ भी है। फायदा हरियाणा में आप देखिए कि जाट और गैर जाट के बीच में जो रेखा खींच दी गई थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ये लेकिन उसके लिए बहुत हद तक हुड्डा और उनको भी दोषी ठहराया गया कि वो एक नेता और एक जाति में टिके रहे। वो ठीक है कि आपने हुड्डा को दोषी ठहराया, 3 लोग अलग अलग कोने में बैठे हुए थे, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे शैलजा कुमारी हो, लेकिन वो जाट वर्सेस गैर जाट वाली जो स्थिति बन गई थी, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया। तो जब पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि अगर हम जातिगत आधार पर राजनीति करेंगे और हमको फायदा मिलेगा, तो वो इस तरह की चीजें करेंगे। लेकिन ये तो प्रभु जी आऊंगा मैं दोबारा आपको भट्ट जी, कि जिस प्रकार की राजनीति हम देख रहे हैं कि अगर गुजर वोट है तो आपको सचिन पायलट को बुलाना पड़ रहा है, रावत मीणाओं के लिए अलग आपकी रणनीति है, आदिवासियों के लिए अलग रणनीति है, विधानसभा अध्यक्ष नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं, दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और इसके बावजूद कि कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में जाते हैं। बुधनी की हम बात करें कि ब्राह्मण प्रत्याशी होने के बाद भी आपको दीपक जोशी को लाना पड़ता है, जो 2-3 दिन पहले तक कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे होते हैं। तो वाकई समीकरण इतने बिगड़ गए हैं दोनों राजनीतिक दलों के कि जातियों पर इतना फोकस करना पड़ रहा है, बावजूद उसके कि उसमें तड़का भी लगता जा रहा है, जैसे काटेंगे तो बटेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश की घुसपैठ। देखिए मनोज जी, जाति है कि जाति नहीं, ये जो है राजनीतिक दलों के लिए अकाट सत्य है। आज की नहीं, मेरे ख्याल से पहला चुनाव जो देश में हुआ होगा तब से जातिगत आधार पर ही टिकट बांटने का क्रम राजनीतिक दलों में चल रहा है।
आज जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, लेकिन हमने बहुत करीब से देखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चले जाइए या कांग्रेस के दफ्तर चले जाइए। अभी यदि हम दोनों सीटों की बात करते हैं तो यहाँ का पूरा जातिगत समीकरण वहाँ का कोई भी एक नेता या कार्यकर्ता वहाँ का जो है ऑफिस बेरर हमको दे देगा कि वहाँ कितने ब्राह्मण हैं, कितने किरार हैं, कितने आदिवासी हैं, आदिवासी में भी कौन से वर्ग से कितने हैं, क्योंकि वो अपना एक वो निकाल कर पूरा गणित वो रखे रहते हैं, उसी आधार पर वो चुनाव में टिकटों का बंटवारा करते हैं। अब जाति क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझा दूं तो मैं जो दो उपचुनाव की बात करें तो विजयपुर से समझते हैं हम इसको। जी बिल्कुल। विजयपुर में रामनिवास रावत लगातार जीत रहे हैं। रामनिवास रावत 2 बार चुनाव हारे हैं और दोनों बार जो है भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी उम्मीदवार से चुनाव हारे हैं, क्योंकि वहाँ पे शहरी आदिवासी बहुतायत में एक खासा वर्ग वहाँ पर है। 75,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उनको जब हराया था तो दोनों बार जो है, एक बार बाबूलाल मेहरा, एक बार सीताराम आदिवासी, उनके कारण वो हारे, नहीं तो वो चुनाव नहीं हार रहे थे, बाकी समीकरण उनके पक्ष में जा रहे थे। बुधनी की बात करें तो बुधनी में जो है किरार, चाहे चौहान सिंह चौहान लड़े हों, चाहे राजकुमार पटेल लड़े हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान लड़े हों, चाहे उसके पहले भी आप देख लीजिए तो किरार की तरफ जो है वहाँ के मतदाता ज़्यादा झुकते हैं, क्योंकि किरार समाज वहाँ के एक्टिव समाज है, सक्षम समाज है वहाँ का, वो जो है वोट प्रभावित भी कर लेता है, अपने उनकी अच्छी तादाद है तो वो वोट भी डाल लेता है। तो वहाँ पर किरार को ही चुनाव मैदान में उतारा जाता है। केवल किरार वर्सेस किरार, जब राजकुमार पटेल वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हुआ था तभी किरार वर्सेस किरार हुआ था, तो उनमें जो बड़ा किरार था, जो मुख्यमंत्री किरार था, उसको वहाँ की जनता ने चुना, ना कि एक विधायक किरार को चुनने के बजाय। बिल्कुल। तो ये जातिगत पैटर्न लगातार है मनोज जी, ये कभी नहीं सध रहा है। आप ये कितनी भी नेता बात कर लें, लेकिन वो जो है जाति जो है वो उसको लेकर, वो जैसे ही चुनाव आएगा वैसे वो जातिगत आधार पे टिकट बांटेंगे, जातिगत आधार पे समाजों के सम्मेलन करेंगे वोटरों को एकजुट करने को। इसीलिए आपको जो है, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे उनके पिताजी हों, उनको गुर्जर है तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब जाट का क्षेत्र बहुल हरदा में यदि चुनाव हो रहा होता तो कहीं जाट नेता को बुलाने की जरूरत पड़ती। मुझे तो अभी तक आश्चर्य लग रहा है कि वो उत्तराखंड के जो तथाकथित स्वयंभू भगवान है सतपाल महाराज, वो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए बुधनी में, क्योंकि उनके तो बहुत भक्त हैं वहाँ पर, उनको उनकी मदद ली जाती है चुनाव में, तो वो शायद सतपाल महाराज का भी प्रभाव हमको अभी दिख जाएगा बहुत जल्दी वहाँ पर। तो इस तरीके से हर वर्ग को साधने और जो वोट पॉकेट है उसको अपनी तरफ करने के लिए उस समाज के नेता को, अगुआ को आगे लाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हैं, कि उनका अल्टीमेट गोल चुनाव जीतना है। आप ऐसे सार्वजनिक मंच पर बात कर लीजिए चुनाव के बाहर तो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस को जातिवाद के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन जैसे टिकट की बारी आएगी तो जातिगत समीकरण नेता गिनाना शुरू कर देंगे कि नहीं, इसको यहाँ पे टिकट ही देना पड़ेगा क्योंकि उसकी जाति के लोग ज़्यादा हैं। सबसे पहले वो देखा जाता है किस जाति का है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। जहाँ तक अभी जो चैतन्य जी बात कर रहे थे, जातिवाद अभी नहीं हुआ है। इस जातिवाद की जड़ यदि कहीं से शुरू हुई है तो अल्पसंख्यकवाद से शुरू हुई है। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब पहले चुनाव हुए, दूसरे चुनाव हुए, तब तक इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित नहीं थी, लेकिन अल्पसंख्यक वोटर जब एकजुट जाने लगा, उनके नेता जो अल्पसंख्यक समाज के हैं उनने अपने वोट की ताकत उनको दिखानी शुरू की, तो फिर बाकी समाजों को भी एक रास्ता दिखा कि हम इतने हैं तो फिर हमको उधर जाना चाहिए। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी को कोई हरा पा रहा है वहाँ पर, जबकि सरकार यदि दूसरे दलों की, वो अकेले सांसद रह के क्या कर लेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। सत्ताधारी दल की तरफ यदि वहाँ की जनता जाए तो शायद बहुत ज़्यादा विकास हो जाए, लेकिन नहीं, चूंकि वो जातिगत वोट बैंक है। पूर्वांचल में 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों में लड़ते नहीं विधानसभा। पूर्वांचल में चले जाइए आप, वहाँ पर भी जातिगत असर दिखता है। बिहार और उत्तर प्रदेश तो जातिगत उसके आधार ही रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें हम, हमारे यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लेकर तमाम पार्टियों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जैसे जैश हुआ है, तो ये भी जातिगत आधार पर ही हुआ है। इनका राजनीतिक दल उपयोग करते हैं, इनका वोट कटुआ के तौर पर अपने फायदे के लिए उनको आगे करते हैं, कभी उनकी मदद करते हैं, कभी उनको ख़त्म करते हैं। तो ये जातिगत समीकरण साधने का खेल पुराना है और लगातार चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई नई चीज़ है। ये जरूर है कि इस बार के चुनाव में आदिवासी, यदि चूँकि विजयपुर में कांग्रेस ने आदिवासी को उम्मीदवार बनाया है, यदि आदिवासी वैसा कोई पैटर्न दिखाते हैं तो हो सकता है विजयपुर में खेल हो जाए। हो सकता है बुधनी का किरार जो है उम्मीदवार वो भारी पड़ जाए। शायद शिवराज सिंह चौहान लगातार वहाँ पर सक्रिय हैं, यदि वो निवेदन कर रहे हैं वहाँ की जनता से, तो इसमें मायने है कि वहाँ पर किरार समीकरण खासा प्रभावी दिखाई दे रहा है, क्योंकि टिकट इस बार जो है ब्राह्मण को वहाँ पर दिलाया। और इसीलिए मनोज जी, वो दीपक जोशी, जिन दीपक जोशी को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से नकार दिया था, वो अन्य विनय कर रहे थे बीजेपी में आने के लिए, बीजेपी ने लिया नहीं उनको, उसी दीपक जोशी ने एक चुनावी सभा की वहाँ पर,
राजकुमार पटेल के समर्थन में, तो वही जो उनको रास्ते का रोड़ा बने हुए थे, जिनके कारण वो नहीं आ रहे थे, वही उनको मंच पर लेके बीजेपी में शामिल कराने लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है बीजेपी को बुधनी में। यदि एक ब्राह्मण वो रमाकांत भार्गव से छिटक के कांग्रेस की तरफ जाता है तो बीजेपी को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए दीपक जोशी का प्रभाव क्या है वहाँ, बताइए। दीपक जोशी देवास जिले के रहने वाले हैं, उनका कोई इतना बड़ा राजनीतिक कद नहीं है, कोई इतने बड़े नेता नहीं है, बहुत प्रभावी वक्ता नहीं है, लगी हुई हाँ, ऐसा कोई उनका कद, प्रभाव, आचार विचार कुछ भी वहां पर नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने एक सभा लेकर ये ताकत दिखा दी कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तत्काल उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लिया। तो ये जातिवाद का प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर जातिवाद का प्रभाव है, रहेगा, और इसी के दम पर चुनाव नेता जीतते हैं। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि बीच चुनाव हम देखते हैं कि सरकार जो पैसा एक्ट है उसके पुनर्गठन के लिए एक समिति बना देती है, रामनिवास रावत उसमें उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, और उस पैसा एक्ट को लेकर बीजेपी एक चुनाव लड़ चुकी है। तो ये जाहिर सी बात है कि लुभाने के लिए हर कसर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, कोई छोड़ नहीं रहा है। निश्चित तौर पर मनोज जी, जो प्रभु जी ने कहा, कथनी और करनी में अंतर होता है। आपको यहाँ पर चुनाव जीतना है तो तमाम तरीके के आप हथकंडे अपनाते हो। आपको लगता है इस वर्ग का यदि कोई व्यक्ति है जो प्रभाव डाल सकता है, वहाँ का प्रभावी नेता है उस वर्ग का, उसको आप ले जाते हो, उससे प्रचार कराते हो, उससे समाज के वो एक तरह से नुक्कड़ बैठकें कराते हो आप, और सामाजिक बैठकें कराते हो। तो ये क्या है? वही तरीका है ना कि कौन सा वर्ग किस वर्ग को साथ सकता है। चाहे आदिवासी वर्ग की बात हो, यदि आपको लगता है कि साधु संतों से कुछ माहौल बन जाएगा, यदि आपको लगता है कि पाकिस्तान के कहने से, घुसपैठिए के कहने से यदि आपको कुछ वहाँ से लाभ हो जाएगा, तो एक एक वोट को जो कबाड़ने की रणनीति है, वैसे ही बयान आते हैं, वैसे ही नेताओं को प्रचार पर लगाया जाता है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कभी भी टिकट का वितरण होता है। अब तो जातिवाद की बात तो कांग्रेस लगातार कर ही रही है, जातीय जनगणना की बात कर रही है, तो किस आधार पर कर रही हो? यही तो चाहती है कि जाति के आधार पर लोगों को हक मिले। तो जाति के आधार पर ही हमने देखा है कि टिकट वितरण होता है मनोज जी। भले ही पार्टियां सार्वजनिक रूप पे ना स्वीकार करें, लेकिन वो इसी आधार पर देती, इसी आधार पर दावे किए जाते हैं कि हम उम्मीदवार दावे करते हैं कि मेरी समाज के इतने फला वोट हैं और मैं यहाँ पे निर्णायक साबित हो सकता हूँ, मैं इस समाज का मुझे समर्थन है, उस समाज के आधार पर ये सब आदिवासियों को आप शहरी विकास प्राधिकरण तत्काल बनाते हो तो आपको नुकसान नहीं हो। तो यदि आप बीडी शर्मा के भाषण देख लीजिए, अभी चुनावी भाषण, तो वो उस वर्ग को साधने के लिए तो कह रहे हैं कि आपने पैसा एक्ट लाए हैं, हम क्या आदिवासियों के लिए हमने क्या किया, शहरी समाज के लिए जो बहनों के लिए राशि दी जाती थी शिवराज सरकार में, वो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी और हमने फिर से चालू की है उसको। तो आप देखिए ये सब चीज़ें क्यों कही जाती हैं। निश्चित तौर से इससे एक वर्ग प्रभावित होता है, और इसका भी फर्क पड़ता है कि यदि किसी समाज का व्यक्ति वहाँ से उम्मीदवार है, यदि किरार समाज का व्यक्ति है, तो झुकाव किरार समाज का निश्चित तौर पर उस तरफ होता है। उसी को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि अपने पास कोई किरार का बड़ा नेता है किरार समाज का, तो उसको आगे लाया जा सकता है। शिवराज जी कितना उसमें जो सेंधमारी हो सकती है किरार समाज के नाते, यदि राजकुमार पटेल की तरफ जाते हैं तो वो भी एक बड़े नेता है, वो कितनी सेंधमारी कर सकते हैं, कितनी रोक लगा सकते हैं वहाँ के किरारों के वोट एक तरफा ना जाए। तो ये सब तमाम कोशिश इसीलिए होती है मनोज जी, क्योंकि आप एक एक वोट की कीमत हो। और जब यहाँ पे ऐसे समीकरण से हमने देखा है, अमरवाड़ा का चुनाव देख लीजिए, वो लगातार वहाँ पे यदि वो देवस्थान से नहीं जुड़े होते कांग्रेस उम्मीदवार, तो क्या आपको आंचलपुर से, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ इतनी टक्कर दे पाते? निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों का प्रभाव रहता है, और जो वर्ग इससे प्रभावित होता है उस वर्ग को उस व्यक्ति से या उस ऐसे बयानों से साधने की कोशिश की जाती है, चाहे योजनाएं हों चाहे घोषणाएं हों, और वो तमाम राजनीतिक दल करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये प्रभावकारी भी होते हैं, आंशिक रूप से भी प्रभावकारी होते हैं और बड़े स्तर पर भी होते हैं। यदि कुछ लोग कम स्तर पर प्रभाव पड़ता है तो मनोज जी आप देखिए कि हार जीत का बड़ा कम अंतर हो जाता है। यदि एक तरफा वोट चले जाते हैं, यदि किरार समाज एक तरफा वोट जाती है, तो आप देखिए 40 से 45 हज़ार की एक तरफा बढ़त हो गई ना। फिर कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, किरार समाज का उसमें मान के चलिए 20 हज़ार का वोट बैंक होगा। यदि एकजुट, हमने ये भी देखा है कि चाहे आदिवासी वर्ग हो, समाज का जो जागरूक वर्ग है, वो एक मुस्तबिक वोट डालता है। चाहे वो अल्पसंख्यकों को देखा हमने, मुस्लिम वर्ग को देखा है, जाति आधारित पर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, पड़ोसी राज्य में, कि यादव किस तरह से एक तरफा वोट डालते हैं। उसका असर हमने देखा है कि बिंद के क्षेत्र में होता है, हमने चंबल क्षेत्र में भी देखा, मध्य प्रदेश का पैटर्न में देखते हैं ना कि अगर वो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो हरियाणा वो बीजेपी के साथ गए। और जो पहले कम था मनोज जी, वो अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सामाजिक रूप से भी लोग जागरूक हो गए हैं, सामाजिक एकजुटता भी आ गई है कि समाज की एकजुटता रहेगी तो राजनीति में आपका वर्चस्व रहेगा, आपका दबदबा रहेगा। तो ये जो राजनीति
राजनीति में दबदबा बनाने के लिए भी समाजें इकट्ठी हो गई हैं, वो अपनी ताकत दिखाने लगी हैं। आप देखिए पहले इक्का दुक्का सम्मेलन होते थे, संभागीय स्तर पर होते थे, अब जो समाजों के सम्मेलन हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे मनोज जी। छोटे छोटे जिलों में मिल जाएंगे, आपको बड़े स्तर पर सामाजिक सम्मेलन मिल जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर मिल जाएंगे। इतने व्यापक स्तर पर है कि समाज की कुरीतियाँ समाज के दूर करने के लिए चाहे वो एकजुट हो रहे हों, चाहे वो समाज को इकट्ठा करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, उनकी सक्रियता बढ़ी है, सड़कों पर दिखती है अब, और आपको उनके कार्यक्रमों में दिखती है। तो इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक एक वजह रही है मनोज जी, कि राजनीतिक रूप से वो सक्षम बनना चाहते हैं, राजनीति पर अपना, राजनेताओं पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। भाई इस आधार पर हमारा समाज इतना है और हम जागरूक समाज है और हम चाहेंगे, तो आप इस आधार पर तो टिकट मांगते हैं, आप उसी आधार पर आप समर्थन देते हैं, चाहे कांग्रेस को दें, चाहे बीजेपी को, चाहे अन्य दल को। तो समाजों को साधने की जो रणनीति है पहले भी होती रही है, अब ज्यादा हो गई है। और कांग्रेस ने जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात की, तो मुझे लगता है इस पर और बढ़ावा ही आने वाले समय में आएगा। बिल्कुल। लेकिन चैतन्य जी, हम चीज़ और एक और पैटर्न देखते हैं कि जब जाति की बात होती है तो चुनाव में वहाँ जाति की बात होती है, लेकिन जब बड़े चेहरों की बात आती है तो फिर वो जाति की जगह हो जाता है कि सवर्ण हो गया है, ये ओबीसी का हो गया, ये एससी का हो गया, ये एसटी का हो गया। तो नेता अपने हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और बाकी जो उससे पीछे जो लोग हैं फिर उनको वो जाति में बांटने का प्रयास करने लग जाते हैं कि आप इस जाति को, इसलिए इस जाति का ये आपका नेता है, इसको हमने चुनाव में उतार दिया, आप इसके पीछे खड़े हो जाइए। और जब खुद की बारी आती है तो वो कहते हैं हम तो ओबीसी से आते हैं, हम तो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या सवर्ण से आते हैं। ये देखिए मनोज जी, ये सारे जो गणित हैं ये टोटल सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें किसी भी तरह से सत्ता चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी का, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अगर है या कोई राजनीति चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के लिए है। तो कोई वो भजन करने तो आया नहीं, वो इसलिए आया है कि हम सत्ता में आए और लोगों का भला कर सके। वैसे वो करते तो नहीं है, अपना भला ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी कहने को हो जाता है कि भाई हम समाज का भला करने आए हैं, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने आए हैं। तो ये जो सारे समीकरण बिठाए जाते हैं उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है। जैसे अर्जुन तो सिर्फ उसकी आंख देखता था चिड़िया की, वैसे इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमें सत्ता की कुर्सी पे जाना है। और इसलिए इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं कि समाज से जुड़ा हुए व्यक्ति को खड़ा कर दो तो हो सकता है उसका फायदा मिल जाए। कुछ ऐसे प्रयोगों में उनको सफलता भी मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनको लगता है कि अगर हम पिछली बार सफल हुए तो हो सकता है कि इस बार भी सफल हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के प्रयोगों से हमेशा ही सफलता मिलती है, 100% सफलता किसी चीज से नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है ना, कि जहाँ जाटों को लेकर जो बात हुई थी तो बीजेपी और कांग्रेस में बराबर बढ़ गए थे, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था, समय की कमी है, इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो जाति की राजनीति ये दशकों पुराना रोग है और ये समय के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जनवरी के महीने से अगले साल फिर से जातिगत जनगणना शुरू होगी, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और जब ये पता लग जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है, फिर उसी हिसाब से समाज के अंदर से आवाज़ें उठेंगी। और नेताओं के लिए शायद सबसे ज़्यादा मुफीद स्थिति यही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जितने ज़्यादा बटेंगे उतने ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।